guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our Philosophy of Law syllabus, Bachelor of Arts in Philosophy semester 5, and this is a DSE, that is Discipline Specific Elective. Now we will be doing today Theories of Punishment by David Mark. तो जो institution है punishment का, ये of course इतना widespread है, इतना common है, मतलब हम ये इतनी obvious चीज़ है कि हमने कभी इसको question करने की कोशिश ही नहीं की, तो हम बस assume कर लेते हैं कि punishment जो है वो integral part है हमारे पूरे system का. लेकिन अगर हम देखें, हम पनिशमेंट को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा इसके जस्टिफिकेशन में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, बहुत सारे डिफेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट पनिशमेंट भी हमारे लिए आती है. तो देर आर सो मेनी डिफरेंट व्यूज़ पीनल रिफॉर्म के लिए, और अबॉलिशनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं. तो हम इसका एक फिलोसफिकल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे. अब सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ जस्टिफिकेशन. सबसे पहले हमें है कि जो पनिशमेंट हम देते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या है, पनिशमेंट का मतलब क्या है, हम पनिशमेंट को क्यों देते हैं, तो पनिशमेंट का सबसे पहला जस्टिफिकेशन का रीज़न क्या है कि अगर हम ऐसे नॉर्मल केसेस में पनिशमेंट देंगे तो वो मॉरली इनडिफेंसिबल है. मतलब आप अगर ये सोचो कि आप ले जाकर किसी भी एक पर्सन को जेल में डाल दो, एक कमरे में पूरे टाइम बंद करके देख लो, तो ये चीज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मॉरली इनडिफेंसिबल है. तो अगर हम एक ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो अदरवाइज मॉरली गलत है, मॉरली हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो जब अगर हम किसी एक केस में ये चीज़ कर रहे हैं, हम मान लो किसी को अब डेथ बाय हैंगिंग अगर हम फांसी दे रहे हैं तो वो भी एक तरीके से मर्डर ही तो है. तो इसीलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारे पास पनिशमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी होती है या ज़रूरत है. तो जो पनिशमेंट देने की प्रैक्टिस है ये काफ़ी लंबे समय से चली जा रही है. और एक तरफ से हमारे पास कैपिटल पनिशमेंट्स है, क्रूअल इनह्यूमन पनिशमेंट्स है, हमने गिलोटिन का यूज़ देखा है फ्रांस में, हमने कितनी सारी हमने पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा है, हमने डेथ बाय हैंगिंग देखी है. ये कैपिटल पनिशमेंट्स है. कई पनिशमेंट्स इनमें से इनह्यूमन पनिशमेंट्स में बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते थे. सो मेनी डिफरेंट इनह्यूमन क्रूअल पनिशमेंट्स एज वेल. और हमारे पास दूसरी तरफ काफ़ी ट्रिवियल पनिशमेंट्स भी है, छोटी मोटी पनिशमेंट्स भी, कुछ समय जेल में फॉर अ फ्यू मंथ्स या फिर कुछ पेनल्टी भरना. तो ये रेंज ऑफ पनिशमेंट्स भी हमारे पास है. तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि इसकी जस्टिफिकेशन हमें करना जरूरी है. वाई आर दीज पनिशमेंट्स, वाई इज दिस पनिशमेंट इंपॉर्टेंट. तो हम कई बार देखते हैं कि हम पनिशमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट एनी अदर स्टेट एक्शन, स्टेट कोएशन. कई बार स्टेट ऐसी चीज़ें बनाता है, ऐसे लॉज बनाता है जो इंडिविजुअल राइट्स का एक वायलेशन होता है, उसमें भी हमें जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है. सिमिलरली पनिशमेंट भी एक इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है, तो इसमें भी जस्टिफिकेशन की जरूरत है. जैसे कि नेशनल क्राइसिस के टाइम में जब हम इमरजेंसी मेजर्स लेते हैं, तो मतलब जब स्टेट या गवर्नमेंट इमरजेंसी मेजर्स लेती है तो एक नेशनल सर्विस होता है, मिलिट्री कंस्क्रिप्शन मतलब मिलिट्री रूल स्टैब्लिश रहता है जहाँ पे सिविल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है. तो इसीलिए उस इमरजेंसी सिचुएशंस में जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है. तो नॉन प्यूनिटिव कोएशन जो है उसमें भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि बहुत ही कम रिसोर्सेज में वर्क करना, और उसमें भी हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है, एक स्टॉप आ जाता है. तो इसी वजह से पनिशमेंट को भी हमें जस्टिफाई करने की जरूरत है. अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस कंसिडरेशन दैट द क्वेश्चन ऑफ वेदर सच मेजर्स कैन बी जस्टिफाइड विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. इन ईच केस इट एट फर्स्ट सीम्स दैट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ जस्टिफिकेशन अवेलेबल ऑफ रेफरेंस टू एंड्स एंड द एवोकेशन ऑफ नेसेसरी इविल. तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस जस्टिफिकेशन अगर हम पनिशमेंट के केस में देखें वो है नेसेसरी इविल, कि अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्रिमिनल है, तो वो एक सोसाइटी में एक ईवल की तरह है, इसीलिए उस ईवल को हटाने की जरूरत है. जिस वजह से उस ईवल को हटाने के लिए पनिशमेंट की जरूरत है. तो जितना ज़्यादा डेंजर होगा, जितना ज़्यादा डेंजर को हम हटाएंगे उतना ज़्यादा गुड उस एक्शन से आएगा, उतनी ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी आएगी, पब्लिक हेल्थ आएगी, वो नेशनल सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा मेंटेन होगी. तो इसलिए हमें पता चलता है कि पनिशमेंट से जो हमारे एंड्स है वो ज़्यादा डिजायरेबल है. तो इसी वजह से हमारा मीन्स जो है वो भले इनकन्वीनियंट है, वो मीन्स जो है वो पनिशमेंट का हमें इंडिविजुअल राइट को जो है, मतलब क्रिमिनल के इंडिविजुअल राइट्स है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लेकिन उससे जो एंड आ रहा है इस मीन से, थ्रू पनिशमेंट एज मीन से जो एंड निकल के आ रहा है दैट इज मच ग्रेटर, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी में. तो जो हमारा मेजर है वो क्या है कि बेस्ड ऑन एन इंस्ट्रूमेंटल मीन्स एंड्स टाइप ऑफ रीजनिंग, की पनिशमेंट एक मीन्स है फॉर द एंड्स दैट इज द ग्रेटर गुड ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल. तो ये जो स्टेट पनिशमेंट है, does it follow that the practice of state punishment is of the same order as these other questionable practices and that of justification must follow the same instrumental rule? तो कुछ philosophers ये सोचते हैं कि हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि victims of such policies are blameless and if such treatment can be justified then the punishment of the guilty can of fourth theory be justified along the same line. So to show that this argument too is too peremptory, we need to look more closely at the claim that all morally questionable acts can be justified by instrumental reason. तो जितने भी ऐसे acts हैं जो morally questionable है किसी भी तरीके से, वो restriction of individual rights हो, किसी भी तरीके से, उसमें एक instrumental reason होता है, यानी means और ends का एक उसमें reason होता है. तो एक argue है करने का तरीका कि this act was in fact morally questionable on an evil in itself, कि जो act करा है वो खुद ही अपने आप में morally questionable act है, वो खुद ही अपने आप में एक evil act है, इसीलिए उसका जो मतलब
तरीका होगा, जो पनिशमेंट होगा वो उसके उस एक्ट के आंसर में होगा, पनिशमेंट या जो भी एक्ट होगा वो उस मॉरली क्वेश्चनेबल या इवल एक्ट, जैसे कोई भी क्राइम हुआ, दैट इज इटसेल्फ द क्राइम इज इटसेल्फ अ मॉरली क्वेश्चनेबल एक्ट, द क्राइम इटसेल्फ इज एन इवल, इसीलिए उसके रिस्पॉन्स में हम जो एक्ट कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं वो भी परफेक्टली जस्टिफाइड है। तो अगर हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर हम जैसे कोई विक्टिमलेस क्राइम्स देखें, जैसे कोई ऐसा क्राइम देखें जिसका कोई विक्टिम नहीं है, तो स्टिल यहाँ पर कोई हार्म नहीं हुआ है, तो क्योंकि हार्म नहीं हुआ है तो इस तरीके से कई आर्ग्यू करते हैं बिकॉज देयर इज नो हार्म, तो यहाँ पर पनिशमेंट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। But another way is to accept that in normal circumstances the act would be indefensible. तो ऐसी केसेस में हम देखिए कि इस केस में मान लीजिए कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है, जैसे मान लेते हैं कि कोई टेररिस्ट है जिसने एक बॉम्ब अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन वो बॉम्ब अटैक या तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसको पहले ही रोक लिया गया, या फिर वो बॉम्ब अटैक जो है वो उन्होंने कर तो दिया लेकिन उसकी कोई कैजुअलिटीज नहीं, वो लोग जो है वो पहले ही बच के वहां से निकल गए। तो ऐसे केस में ये क्राइम विक्टिमलेस था, किसी को हार्म नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्यों पनिशमेंट देते हैं, ये सोच के कि अगर ये क्राइम को देखें, इस एक्ट को देखें, तो इस एक्ट से यहाँ पर इस केस में कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन इस एक्ट से हार्म होने के चांसेस बहुत थे, इसीलिए इस एक्ट का रिस्पॉन्स भी पनिशमेंट के थ्रू आएगा। तो दस वन माइट आर्ग्यू दैट अ जस्टिफाइड आउटबर्ट और जस्टिफाइड एंगर एट एन अनवारंटेड अटैक ऑन वनसेल्फ इज अ मॉरली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि भले ही कोई हार्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्स जस्टिफाइड होगा क्योंकि हार्म होने के पूरे चांसेस थे। Thus, this could be represented as covertly instrumental in that the justification is derived from the intention to defend one's interest, character या reputation, कि हम punishment क्यों दे रहे हैं, किसी के character, interest या reputation को defend करने के लिए। तो ends जो है वो means को justify करते हैं। ends क्या है, public health, public security, defend one's character, defend one's reputation, defend one's safety, security, और इसके लिए means क्या है, through punishment। तो this tendency, however, to reduce all justifications to forward-looking ones with reference to only to goals or objectives obscures an important normative distinction। तो यहाँ पर जो है हम punishment को कैसे दे रहे हैं, it is justified by its effect। इफेक्ट क्या हो रहा है, सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी, तो पनिशमेंट जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि पनिशमेंट के बाद जो इफेक्ट निकल के आएगा वो जस्टिफाइड है, इसलिए उसका मीन्स यानी पनिशमेंट जस्टिफाइड है। तो हम देखते हैं कि स्टेट पनिशमेंट में हार्श पनिशमेंट्स भी आ सकते हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऑफकोर्स बहुत हॉरर एंड हॉरेंडस एक्ट्स होंगे। तो फिलोसोफर्स हु अडॉप्ट द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आउटलुक इंसिस्ट दैट द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर सच ड्रास्टिक मेजर्स मस्ट लाई इन द कंपेंसेटिंग बेनिफिट्स दैट विल कम आउट। तो ये जो इफेक्ट्स वाले केसेस से आर्ग्यू करते हैं कि पनिशमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स जरूरी होंगे, उसके इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं कि पनिशमेंट जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिशियल हो सके, उससे कुछ बेनिफिशियल निकल कर आ सके। जैसे कि द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत लंबे समय तक जेल में डाल देना, ये सिर्फ तभी जस्टिफाइड है अगर हम इसमें क्राइम को कंट्रोल कर सके, क्राइम को रिड्यूस कर सके, तभी है कोई ऐसा एक्ट जस्टिफाइड है। अगर मान लेते हैं कोई पनिशमेंट ऐसी है जिससे कि बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा है, तो फिर वो एक्ट एक्चुअली, वो पनिशमेंट एक्चुअली जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर हम देखें कोई और सोशल गोल देखें तो उस हिसाब से पनिशमेंट जस्टिफाइड नहीं होगी। पनिशमेंट जस्टिफाइड सिर्फ तब है जब उसका इफेक्ट जो है वो बेनिफिशियल होगा। पॉइंटलेस क्रूअल्टी करने से कोई मतलब नहीं, आपने बस एक पर्सन है उसको डेथ दे दी बाय हैंगिंग, उसको फांसी चढ़ा दी, लेकिन अगर उससे क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, उससे कोई बेनिफिट निकल के नहीं आया, तो देन इट इज जस्ट अ पॉइंटलेस क्रूअल्टी जो हम उस ह्यूमन के साथ कर रहे हैं, तो वो अनजस्टिफाइड है। तो जस्टिफिकेशन जो इस केस में जो जस्टिफिकेशन हम कर रहे हैं पनिशमेंट का, उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो चीज़, वो एक्ट जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, उसका कोई डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। और ये पर्पस क्या है, ये बहुत सारे टाइप के पर्पस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि क्राइम रिड्यूस हो रहा है, ये सबसे जनरल पर्पस है, सबसे जनरल बेनिफिट है। दिस रीजन दिस पर्सपेक्टिव इज ऑफन रिफर टू एज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब कि क्राइम को रिड्यूस करने वाली, कि पनिशमेंट को यूज करें ताकि क्राइम रिड्यूस कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव इज इन टर्न जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोर जनरल मॉरल एम्स सच एज द नीड फॉर पर्सनल सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल ह्यूमन पोटेंशियल। ये जो रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है उससे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल प्रोटेक्ट हो रहा है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए देख रहे हैं। तो ये जस्टिफाइड क्यों, कि जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंचते, जैसे कि यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड ऑफ जनरल हैप्पीनेस, दैट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड क्या है, ज्यादा लोगों का ज्यादा हैप्पीनेस, दैट डज नॉट नीड टू बी जस्टिफाइड इन एनी अदर टर्म्स, दैट इज टू से वी रीच अ गोल दैट हैज नॉन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ये जो रिडक्टिविस्ट एम है, यानी कि क्राइम को रिड्यूस करने वाला एम है, इसको भी हम बहुत सारी डिफरेंट पीनल स्ट्रैटेजीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे ऑब्वियस प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है परमानेंट या टेम्पररी कन्फाइनमेंट। तो एक स्ट्रैटेजी रिडक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की या रिडक्टिविस्ट एम की क्या है कि कन्फाइनमेंट, उसको जेल में बंद कर दिया, तो कुछ समय के लिए जब तक वो क्रिमिनल का बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता, या परमानेंट रख दिया कि अगर कोई क्रिमिनल बिल्कुल हमें पता है कि इससे नहीं चेंज होगा तो उसको परमानेंट कन्फाइनमेंट में रख दिया, उसको हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया, या तो प्रिजन में या कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, ताकि जो डेंजरस ऑफेंडर्स उनको न्यूट्रलाइज कर सके, उनका इफेक्ट हटा सके सोसाइटी से।
जो सबसे बेसिक जस्टिफिकेशन है पनिशमेंट का वो रिडक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से क्या है, ताकि सोसाइटी से ऑफेंडर्स को हटा सके, क्रिमिनल्स को हटा सके, उनको जब आइसोलेशन में जब अकेले ले जाके रख दिया जाएगा तो ये जो जस्टिफिकेशन है वो मॉरली इक्विवेलेंट होगा टू इन्फोर्स्ड क्वारंटीन ऑफ कैरियर्स ऑफ डेडली डिजीजेस। कि जैसे कोई पर्सन है जिनके पास कम्युनिकेबल डिजीजेज है, उनको बोला गया है कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, आपके कारण ये डिजीज बाकी लोगों को हो सकती है, लेकिन वो पर्सन नहीं सुन रहा है, वो पर्सन फिर भी अपनी कम्युनिकेबल डिजीज के साथ बाहर जा रहा है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, उसको क्वारंटीन कर देना, टेम्पररी कन्फाइनमेंट में रख देना, कुछ समय के लिए उसको एक ऐसे रूम में बंद कर देना ताकि बाकी लोगों को उससे हार्म ना हो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पनिशमेंट को हम डेटरेंट तरीके से देख रहे हैं, जहां पर इन स्पेसिफिक फॉर्म to deter its recipient from the re-offending and in general form to discourage others from committing the same kind of offense। तो हमने रिडक्टिविस्ट एम जो है उसमें दो तरीके की स्ट्रैटेजीज देखी, एक है प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी ताकि क्राइम को प्रिवेंट कर सके, और है डिटरेंट स्ट्रैटेजी। डिटरेंट स्ट्रैटेजी मतलब उस पर्सन को भी रोक सके और साथ ही साथ बाकियों को भी हम रोक सके, मतलब बाकियों को भी पनिशमेंट को देख के डर लगे कि वो दोबारा वो क्राइम ना करें। इन एडिशन टू द गोल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटरेंस, रिडक्टिविस्ट स्ट्रैटेजीज हैव इंक्लूडेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू एड्रेस द बिहेवियर ऑफ परसिस्टेंट ऑफेंडर्स। द आइडियल एम हियर इज टू अचीव द रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ द ऑफेंडर इनटू सोसाइटी। तो जो रिडक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है उसका मेन गोल क्या होता है, उसका मेन एम क्या होता है कि जो ऑफेंडर है उसको कुछ समय के लिए कन्फाइनमेंट में रख दिया और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसका क्राइम जो है उसको मतलब उस बेसिक क्रिमिनल में से क्राइम की फीलिंग को हटा दिया, क्राइम करने की इच्छा को हटा दिया, जिससे वापस से उसको सोसाइटी का पार्ट बना सके, उसको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रख सके ताकि वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए डेंजरस ना हो। तो ये जो रिहैबिलिटेटिव, हमने प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी देखी, हमने डिटरेंट स्ट्रैटेजी देखी, अब ये रिहैबिलिटेटिव आइडियल जो है इसका मतलब क्या है कि ऑफेंडर को वापस से हम सोसाइटी का पार्ट बना सके। और ये है स्टैंडर्ड कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रिवेंशन एंड डिटरेंस बिकॉज इट रेंजेस फ्रॉम द काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन एंड रिफॉर्म स्ट्रैटेजीज। तो इसमें क्या आता है, मॉरल एजुकेशन आती है कि ऑफेंडर को समझाया जाता है व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, उसको बेसिकली पनिशमेंट के थ्रू हम रिफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो वापस से सोसाइटी का पार्ट बन सके। Because it ranges from the latter includes the belief that offenders can be cured of their criminal tendencies by various kinds of aversion therapy। तो इसमें हमारा बिलीफ क्या रहता है, रिफॉर्म स्ट्रैटेजीज में हमारा बिलीफ रहता है कि हम उन ऑफेंडर्स को, उन क्रिमिनल्स को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उनको कुछ थेरेपी देकर। ओवरऑल दो दिस जनरल गोल ऑफ रिहैबिलिटेशन स्टिल exemplifies a broadly instrumental approach to the problem of justification in that it rests on the assumption that this is the only way to justify either openly punitive practices or compulsory reformative alternative। तो ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल तरीका जो है जिससे प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, डिटरेंस, रिडक्शन ये सब चीजें होती है। जो इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन है पनिशमेंट का कि पनिशमेंट एक मींस है जिससे हम एक एंड्स तक पहुंचते हैं। तो ये रिडक्शनिज्म, प्रिवेंशन, डिटरेंस और रिहैबिलिटेशन ये सारे इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन आते हैं पनिशमेंट में कि पनिशमेंट एक मींस है जिससे या तो हम क्राइम के रिडक्शन में बिलीव रखें या क्राइम को प्रिवेंट करने में बिलीव रखें या उससे बाकी लोग डिटर होंगे क्राइम ना करने से, और या फिर उसका चौथा जो हो सकता है कि रिहैबिलिटेशन होगा कि ऑफेंडर को वापस से हम ट्रांसफॉर्म करके सोसाइटी का पार्ट बना सकें। तो ये condition of its justification is that the evil of punishing is outweighed by one or more of these compensating benefits। कि जो हम punishment कर रहे हैं, punishment भी अपने आप में एक violation of individual rights, punishment भी अपने आप में एक morally unjustified चीज है, लेकिन इस morally unjustified चीज को हम उसके benefits के साथ compensate कर सकते हैं कि उसके जो benefits आ रहे हैं निकल के वो ज्यादा better है, इसलिए morally unjustified चीज भी justifiable है। अब देखते हैं justifying punishment retrospectively। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब टू लुक बैक कि हम ये जो तरीका है पनिशमेंट को जस्टिफाई करने का, इसमें बेसिकली हम पास्ट में देखते हैं। द गुड दैट मे कम आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट पनिशमेंट इज कंटिंजेंट और इन्सिडेंटल टू द जस्टिफिकेशन, वेदर और नॉट देयर एग्जिस्ट अ राइट टू पनिश डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव है उसका बिलीव रहता है कि जो हो चुका है, ठीक है, जो हो चुका है उसका कंपेंसेशन जरूरी है। तो जो सोशल और इंडिविजुअल बेनिफिट्स है पनिशमेंट के, प्रिवेंशन, रिडक्शन ऑफ क्राइम, क्रिएशन ऑफ ग्रेटर पीस, इफेक्ट्स ऑन द ऑफेंडर्स एंड देयर विक्टिम्स, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो एज आउटकम्स टू बी एनकरेज्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ पनिशिंग। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव तरीका वो ये बोलता है कि बेनिफिट निकल के आ रहा है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि राइट टू पनिश होना चाहिए, क्योंकि ऑफेंडर ने जानबूझकर एक लॉ को तोड़ा है, उसने किसी लॉ को लेकर ऑफेंस किया है, तो एक राइट है कि उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसने अपने खुद को राइट्स को वायलेट करके, दूसरों के राइट्स को वायलेट करके उसने खुद ने कॉल किया है कि आई नीड टू बी पनिश्ड। तो ये राइट टू पनिश डिराइव करता है वो कि क्योंकि उसने एक ऑफेंस किया है तो द पर्सन हैज द राइट टू बी पनिश्ड। तो ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव तरीका, ये पनिशमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि एक क्राइम हुआ है, तो पनिशमेंट के लिए किसी और जस्टिफिकेशन की तरफ जरूरत नहीं है। इस रेट्रोस्पेक्टिव व्यू के लिए पनिशमेंट सिर्फ इसलिए काफी है क्योंकि क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तो ये रीजन काफी है पनिशमेंट के लिए। तो ये पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे तो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल
जस्टिफिकेशन है वो बेसिकली फ्यूचर उसके ऊपर है कि इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन क्या है कि उसके बेनिफिट्स निकल के आएंगे फ्यूचर में, दैट इज व्हाई पनिशमेंट इज जस्टिफाइड। जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो बेसिकली पास्ट को देखता है कि पास्ट में वो चीज हुई है तो इसीलिए उसका कंपेंसेशन जरूरी है। तो रेट्रोस्पेक्टिव के लिए मेन इशू क्या है कि इन फिक्सिंग अ स्ट्रिक्टली नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट हराइजन, कि वो कॉन्सिक्वेंसेस पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ जो पास्ट इवेंट्स है उसके बेसिस पे जस्टिफिकेशन दे। तो रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी का जो प्योरेस्ट वर्जन है उसके लिए क्या है कि क्राइम कमिट हुआ है वो नेसेसरी है और वो सफिशिएंट रीजन है पनिशमेंट के लिए। क्राइम कमिट हुआ है तो वो एक सफिशिएंट रीजन है जिससे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर क्राइम कमिट हुआ है तो वो एक नेसेसरी रीजन भी है, जरूरी रीजन भी है जिससे कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ दिस क्लेम वाज मेड बाय हीगल। हीगल एक रेट्रोस्पेक्टिव था, मतलब इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट। तो वो बोलते थे कि हीगल बोलते थे कि पनिशमेंट जस्टिफाइड है बिकॉज इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, कि पास्ट इवेंट में क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के लिए उसको निगेट करने के लिए, उसको एनल करने के लिए पनिशमेंट जरूरी है। पनिशमेंट जस्टिफाइड है क्योंकि वो क्राइम को निगेट करती है, क्राइम को नलिफाई करती है, लीगली भी मॉरली भी। लीगली नलिफाई करती है क्योंकि क्राइम हुआ है तो लीगल एक पर्सपेक्टिव है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और मॉरली भी क्योंकि एक मॉरली अनजस्टिफाइड एक्ट हुआ है तो उस मॉरली अनजस्टिफाइड एक्ट को दूसरे मॉरली अनजस्टिफाइड एक्ट जो कि पनिशमेंट है उससे ही हम नल कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं। इसीलिए मॉरली स्पीकिंग रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो सही तरीका है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तरीका पनिशमेंट देने का, जस्टिफिकेशन पनिशमेंट देने का सही है। ये एक वर्जन है रेट्रीब्यूटिज्म का, रेट्रीब्यूटिविज्म का। ऑल्दो द लिटरल मीनिंग ऑफ रेट्रीब्यूशन कंसर्न्स द आइडिया ऑफ ड्यूटी ऑफ रीपेमेंट और रिपेरेशन फॉर रॉन्ग्स कमिटेड। तो ये हमारी ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हुआ है सोसाइटी में तो उस गलत का हमें कंपेंसेशन भी देना है। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी, ये हमने जो ऊपर देखा, मतलब अभी जो हमने पास्ट इवेंट्स पे देखा, ये जो एक रेट्रीब्यूटिविस्ट तरीका देखा, ये एक तरीका है। दूसरा अप्रोच जो है वो है ट्रेडिशनल थ्योरी रेट्रीब्यूटिज्म की, इज दैट ऑफ डिजर्ट, इंडिकेटिंग द प्रिंसिपल दैट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे जस्टली डिजर्व। तो ये जो दूसरा ट्रेडिशनल थ्योरी है रेट्रीब्यूटिविज्म की, ये क्या बोलती है कि जो पीपल डिजर्व करते हैं, अगर किसी ने क्राइम किया है तो दे डिजर्व पनिशमेंट, इसलिए दे शुड बी गिवन व्हाट दे डिजर्व। तो इसीलिए पनिशमेंट जरूरी है बिकॉज द पीपल डिजर्व पनिशमेंट, क्रिमिनल्स डिजर्व पनिशमेंट। जैसे कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो दे डिजर्व अ रिवॉर्ड, उसी तरीके से कोई गलत काम करता है तो दे ऑल्सो डिजर्व अ पनिशमेंट फॉर इट। मोस्ट ऑफ द अदर की रेट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व अराउंड दिस वन, द राइट टू रिटेलिएट विद इक्विवेलेंट फोर्स अगेंस्ट इंटेंशनल वायलेशंस ऑफ द मॉरल कोड एज एनफोर्स्ड बाय द लॉ इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड विद द आइडिया दैट रॉन्ग डूइंग डिजर्व पनिशमेंट ऑफ द सेम लेवल ऑफ सीरियसनेस एज द ऑफेंस। तो जो और भी रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी है वो लगभग ट्रेडिशनल थ्योरी के आसपास ही रिवॉल्व अराउंड करती है। तो एक तो रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी हमने क्या देखी कि कंपेंसेशन मॉरली नल करने के लिए, लीगली नल करने के लिए। दूसरा हमने थ्योरी क्या देखी कि डिजर्व वाला, कि द क्रिमिनल डिजर्व्स पनिशमेंट। एक और भी रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी है। तो एक बाकी जो थ्योरीज है वो भी कहीं ना कहीं डिजर्व वाली ट्रेडिशनल थ्योरी से ही मिलती जुलती है, कि जितनी सीरियसनेस का ऑफेंस हुआ है, जितनी सीरियसनेस का क्राइम हुआ है, पनिशमेंट भी उतनी ही सीरियसनेस में देनी चाहिए। द जनरल आइडिया दैट रेट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द प्रॉपर गोल ऑफ पनिशमेंट रादर देन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कैलकुलेशंस ऑफ आउटकम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्ट डिजर्व। तो यही है कि जो पनिशमेंट का प्रॉपर गोल है वो इसलिए नहीं है कि उस पनिशमेंट से क्या आउटकम्स निकल के आएंगे, क्या बेनिफिट्स निकल के आएंगे, पर इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो क्रिमिनल है वो डिजर्व करता है पनिशमेंट। डिजर्ट लाइज बिहाइंड द रेट्रीब्यूटिव बिलीफ दैट द suffering inflicted by the punishment of the guilty is not an intrinsic evil to be regretted but on the contrary a desirable state of affairs। कि एक क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है तो मतलब वो खुद डिजायर करता है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसको पता है, क्रिमिनल को पता है कि ऐसे एक्ट करने से पनिशमेंट मिलेगी, वो ऑफेंस करे, लेकिन फिर भी उसने वो एक्ट किया है, मतलब वो खुद डिजायर करता है एक तरीके से पनिशमेंट मिलना। Each of these elements of the retributive justification is essentially backward looking। तो ये सारे retrospective है, ये past events को देखते हैं, repayment, retaliation, deserve sufferings, ये सारे जो है वो एक तरीके से बेसिकली है कि वो just है, वो deserve करते हैं, ये सारे backward looking है, ये सारे past events को देखते हैं। Several other elements combine to produce the standard retributive justification. One of the more prominent is the Kantian insistence that the precondition of just punishment is that it treats offenders with respect for their dignity and capacity of free choice। तो जैसे कि जो कांट है वो भी, इमैनुअल कांट जो है वो भी इसी तरह, तो हीगल है, इमैनुअल कांट, ये सब रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी को वो करते हैं कि कांट का भी कहना यही है कि ये डिग्निटी मेंटेन कर रहा है, एक क्रिमिनल को पनिशमेंट देके हम क्रिमिनल की डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, हम उसकी फ्री चॉइस को मेंटेन करें कि क्रिमिनल ने अपनी पूरी होशो आवाज में क्राइम किया है तो उसने एक फ्री इंडिपेंडेंट चॉइस ली है, तो हमें पनिशमेंट देकर उसकी उस चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रीटिंग ऑफेंडर्स एज एंड्स इन देमसेल्व्स इज द पॉजिटिव रिक्वायरमेंट है। तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीका है वो पनिशमेंट को एज मीन्स देखता है, और ये जो रेट्रीब्यूटिविस्ट या फिर जो रेट्रोस्पेक्टिव तरीका है ये पनिशमेंट को एज एंड्स देखता है। ठीक है, कि पनिशमेंट अपने आप में एंड्स हैं।
कि इससे कोई बेनिफिट निकल के नहीं आएगा, यही अपने आप में एक एंड है, यही अपने आप में एक रिजल्ट है कि क्राइम हुआ है तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है। तो जो सबसे जनरल और फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है फॉरवर्ड लुकिंग या इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच का इज द क्लेम दैट इट इज अनजस्टिफाइबली लीनियंट इन इट्स इम्प्लीकेशन। तो अब हम दोनों तरफ देखेंगे, हम रेट्रोस्पेक्टिव का बैकवर्ड लुकिंग का क्रिटिसिज्म देखेंगे, हम फॉरवर्ड लुकिंग के क्रिटिसिज्म्स देखेंगे। फॉरवर्ड लुकिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल, प्रिवेंटिव या फिर डेटरेंट या फिर रिहैबिलिटेटिव, ये जितनी भी थ्योरीज है पनिशमेंट की, ये अप्रोचेस जो है उनके साथ क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत लीनियंट है, ये बहुत फ्री छोड़ देते हैं क्रिमिनल को, मतलब ये सिर्फ उनके बेनिफिट्स के बेसिस पे पनिशमेंट दे रहे हैं। तो फिर क्रिमिनल के क्राइम का क्या, उस क्राइम को आंसर करने में क्या, हमारा ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो हम उसको पनिशमेंट भी दे, जो पर्सन डिजर्व करता है उसके डिजर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। रेट्रीब्यूटिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि अगर मान लेते ये डिजर्ट हटा दिया जाता है कि अब क्रिमिनल डिजर्व्स द पनिशमेंट, अगर ये हटा दिया जाता है तो इसमें कोई चीज बचती ही नहीं है फिर कि टू प्रिवेंट इनअप्रोप्रिएटली लाइट सेंटेंसिंग फॉर सीरियस क्राइम्स। तो फिर इसलिए तो मतलब जो फॉरवर्ड लुकिंग या इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच है उसके हिसाब से तो अगर बेनिफिट निकल के आ रहा है तो सीरियस क्राइम की पनिशमेंट भी हम बहुत लाइट पनिशमेंट दे सकते हैं, कि बहुत छोटी मोटी पनिशमेंट दे सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी ने बहुत 2-3 मर्डर्स कर दिए लेकिन 6 महीने जेल में रख के वो बदल गया, उसमें चेंज आ गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इसका मतलब हमने इतने बड़े सीरियस क्राइम के लिए छोटी सी पनिशमेंट दे दी तो वो भी फिर तो जस्टिफाइबल है। The role played by desert cannot take over deterrence. Retributivists argue करते हैं कि they deserve that punishment और वो उसी लेवल का punishment deserve करते हैं जिस लेवल का उन्होंने क्राइम किया है। तो theory of deterrence या prevention जो है वो उस desert वाली चीज को take over नहीं कर सकती, because it is precisely the restriction of the goal of punishment to this unpredictable factor that destabilizes the entire institution of state punishment. It may at first seem paradoxical that the other main type of criticism focuses on the personal dignity and rights of those who are liable to be punished by consequentialist. तो ये चीज थोड़ी सी हमें absurd लग सकती है कि मतलब what does it mean, लेकिन रेट्रीब्यूटिविस्ट यही आर्ग्यू करते हैं कि ये क्रिमिनल का राइट है, क्रिमिनल की फ्री चॉइस है, क्रिमिनल की डिग्निटी के अंडर आता है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी अब देखेंगे कि रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, इज द बिलीव दैट वी और द स्टेट ओwe it to the offenders themselves to punish them as if they were free reasoning agents. If offenders are punished in accordance with factors extraneous to the fact and nature of their crime or their degree of culpability, the implication is that they are being treated contrary to the Kantian dictum merely as means to an end, rather as responsible human agents. This idea that it is morally repugnant to regard people merely as objects for manipulation is applied generally to the practice of punishment, but is thought specially relevant to the forcible re-educative and curative rehabilitation programs favored by some consequentialists. A typically retributive view is that even the most severe punishment is less dehumanizing than this kind of treatment. So अब इसका जो second aspect है, second this is the first aspect कि इसका retributive view क्या है कि मतलब what they are saying is, what do you mean it is the right of the offender, it is the dignity of the offender कि उसको punishment मिलना चाहिए। ये तो फिर कांटियन डिक्टम के हम contrary जा रहे हैं, हम उसको सिर्फ एक means की तरह use कर रहे हैं, not as ends use कर रहे हैं। The second aspect of this line of criticism is that there is an irresistible logic whereby the unrestricted pursuit of utility leads to outright justice. This is a criticism applied much more broadly to utilitarianism as a moral theory, but it becomes particularly focused in the philosophy of punishment. The danger in this respect is quite clear. If the administration of punishment, especially in sentencing, were to be guided solely by considerations of social policy and expediency, calculating the best probable consequences for society as a whole, there would be no limit to the potential injustice suffered by individuals or minority groups for the sake of the general good. There would be no restraint on favoritism or victimization or the nature of punishment. तो ये जो दो लाइन्स ऑफ क्रिटिसिज्म है ये भी बेसिकली आई वाज मिस्टेकन, ये भी बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की क्रिटिसिज्म है। तो जो सेकंड लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म है वो ये बोल रहे हैं कि फिर अगर हम लोग सिर्फ उसको बेसिकली बेनिफिट्स को देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, तो जिनके साथ क्राइम हुआ है ये उनके लिए बहुत इनफेवरेबल है, क्योंकि उनके साथ तो बहुत सीरियस लेवल का क्राइम हुआ है। लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम एक कोई छोटा सा क्राइम दे देंगे, लाइट पनिशमेंट उसको दे देंगे सीरियस क्राइम के लिए। तो ये तो जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसको बेसिकली नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके साथ गलत हुआ है, ये उसके लिए इनजस्टिस है। इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच जो है ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिर्फ उसके बेनिफिट्स के बेसिस पे नहीं दे सकते। व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट वो इतना सीरियस क्राइम हुआ है तो उसके लिए वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। दिस इज ऑफन सेड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गिल्ट वुड प्रोवाइड नो गुड रीजन फॉर नॉट पनिशिंग। तो यहाँ पर जो रेट्रीब्यूटिविस्ट है वो फॉरवर्ड लुकिंग थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं बोलते हुए कि ऐसे में तो हमने बेनिफिट्स अगर हम देख लेंगे कि पनिशमेंट से बेनिफिट्स निकल के आ रहे, तो जो क्रिमिनल है वो तो कभी गिल्टी फील करेगा ही नहीं करेगा। दिस इट इज ऑफन सेड it is often said is the logical conclusion of making the justification of punishment purely forward looking.
The overall criticism is that when the core requirements of guilt and desert are removed, there remains no steadiness of purpose or stability in the philosophy of punishment. तो जो retributivist है वो forward looking approach को main क्या चीज criticize करते हैं कि हम सिर्फ benefits पे, सिर्फ consequences पे देखते हुए अगर हम punishment देंगे तो इसमें criminal को कभी guilty feel नहीं करवा पाएंगे, हम ये feel society में नहीं करवा पाएंगे कि वो criminal ने सिर्फ crime किया है इसलिए वो punishment deserve करता है. It is in their attack on this inherent lack of control or limitation on the instrumentalist approach that retributivists score most heavily. Their insistence that prospective benefits, even the prospect of the complete elimination of a particularly threatening crime, do not give the state the right to punish. That this can only be derived from the prior fact and the nature of the crime. तो retributivist का मेन आर्ग्यूमेंट जो है वो इसी बेसिस पे है कि सिर्फ अगर मान लेते हैं किसी एक्ट से, किसी पनिशमेंट से पूरी तरीके से क्राइम सोसाइटी से हट जाता है, ये सिर्फ काफी नहीं है स्टेट को पनिशमेंट देने के लिए. जो मेन रीजन है, जो मेन बात है जस्टिफिकेशन है पनिशमेंट देने की, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नेचर है वो क्राइम का कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. क्राइम अपने आप में मॉरली अनजस्टिफाइड चीज है, इसलिए उसका रिस्पॉन्स भी मॉरली अनजस्टिफाइड पनिशमेंट के थ्रू ही आना चाहिए. और ये क्रिमिनल जो है वो डिजर्व करता है, वो उसने खुद ने अपने आप को एक पोजीशन में डाला है जिससे कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो ये बेसिकली रेट्रीब्यूटिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज व्हाट इज मेकिंग एन अपील टुवर्ड्स मॉरल इंट्यूशन, कि ये हमारी मोरालिटी है कि हम जो क्राइम हुआ है उसका कंपेंसेशन करें. अब लेट्स सी द वीकनेसेस ऑफ रेट्रीब्यूटिविज्म. हमने देखा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की क्या वीकनेसेस है. अब रेट्रीब्यूटिविस्ट थ्योरी के 3 बेसिकली वीकनेसेस है. दैट इज डाउट्स अबाउट इट्स स्टेटस एज अ मॉरल जस्टिफिकेशन, प्रॉब्लम विद इंटेलिजिबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रैशनैलिटी. तो ओवरऑल इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय क्रिटिक्स दैट रेट्रीब्यूटिविज्म इज मॉरली ड्यूबियस. क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो रेट्रीब्यूटिविज्म है वो बहुत ही डाउटफुल चीज है. इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही वेग है, एम्बिगुअस है, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, और ये फीलिंग के ऊपर बेस्ड है, फीलिंग ऑफ रिवेंज के ऊपर बेस्ड है देन रीजन. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वीकनेस जो है वो है मॉरल स्टेटस प्रॉब्लम. अब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा. फॉरवर्ड लुकिंग, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच, वी हैव द प्रिवेंटिव, वी हैव द रिहैबिलिटेटिव, वी हैव द डेटरेंट. ये सारी 5-6 जो डिफरेंट नाम्स है ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के हैं. फिर बैकवर्ड लुकिंग के लिए वी हैव बैकवर्ड लुकिंग, वी हैव रेट्रोस्पेक्टिव, वी हैव रेट्रीब्यूटिविस्ट. अब जो रेट्रीब्यूटिविज्म का सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो है मॉरल स्टेटस प्रॉब्लम. तो वो बोलते हैं कि द रेट्रीब्यूटिविज्म डज नॉट रियली क्वालिफाई एज अ मॉरल थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी प्री मॉरल इंस्टिंक्ट्स टू रिटेलिएट एंड टेक रिवेंज. क्योंकि वो कहते हैं कि तो आपके बिल्कुल इंस्टिंक्ट्स के हमारे ऊपर बेस्ड है कि हमें रिवेंज लेना है, इसलिए उनको पनिशमेंट देना जरूरी है. तो ये है कि हम पनिशमेंट में सफरिंग देने में एक प्लेजर ले रहे हैं कि उसने कोई गलत काम किया है, उसने किसी पर्सन को सफरिंग दी, तो हम भी उसको सफर करके एंजॉय करेंगे. तो द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडर्न मॉरल थ्योरी इज टू सिविलाइज आवर इंस्टिंक्ट्स. कि एक मॉडर्न थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने का काम क्या है, उसका मेन एम क्या है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स को हम कंट्रोल करें, उसको रीजन एंड रैशनैलिटी से गाइड करें, ना कि सिर्फ फीलिंग्स, इमोशंस और रिवेंज के बेसिस पे. जो ट्रेडिशनल रेट्रीब्यूटिविस्ट है वो क्या होल्ड करते हैं, दैट द स्टेट ड्रॉज नॉट ओनली द राइट बट ऑल्सो द ड्यूटी टू पनिश. तो ट्रेडिशनल रेट्रीब्यूटिविस्ट का आंसर है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, और स्टेट की ड्यूटी ही नहीं वो राइट भी है. जब लॉ बनाया था तभी डिसाइड किया गया था कि लॉ के ऑफेंस में, लॉ के ब्रीच में जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए. एंड जो द नेचर ऑफ क्राइम रादर देन फ्रॉम एनी बेनिफिट्स द पनिशमेंट्स माइट प्रोड्यूस. तो ये नेचर ऑफ क्राइम से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि उसके बेनिफिट्स के बेसिस पे. द ड्यूटी एज वेल एज द राइट टू पनिश इज स्ट्रिक्टली बैकवर्ड लुकिंग. क्राइम हुआ है, पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, इसलिए उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा. दिस इज द सोर्स ऑफ मोस्ट डैमेजिंग क्रिटिसिज्म्स ऑफ रेट्रीब्यूटिविस्ट केस. इफ द ड्यूटी अराइजेस solely from what cannot be undone, it is argued the state has no moral alternative but to exact retribution regardless of the good or evil that may come out of it. तो जो रेट्रीब्यूटिविस्ट है जो ये चीज बोलते हैं कि सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग केस पे देखना है, पास्ट में वो क्राइम हुआ इसलिए उसका कंपेंसेशन, मतलब उसका आंसर रिस्पॉन्स देना ही है, तो ये सबसे हैवी क्रिटिसिज्म है. क्योंकि जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो दूसरे क्रिटिक्स हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर स्टेट का राइट और स्टेट की ड्यूटी सिर्फ एक ऐसे पनिशमेंट तक सीमित है जो कि पास्ट इवेंट को अंडन नहीं कर सकती, जो क्राइम हो गया है वो तो हो ही गया है, तो वो सिर्फ इस बेसिस पे जो पास्ट इवेंट में हो गया है, जो चेंज नहीं हो सकता, उसी बेसिस पे पनिशमेंट दे रही है, जिसके पनिशमेंट के क्या बेनिफिट्स निकल के आएंगे या नहीं निकल के आएंगे उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है. तो ये बिल्कुल भी मॉरल ऑल्टरनेटिव नहीं है क्राइम का. Even if a non-punitive response would be manifestly preferable. In this respect, it is argued they are saddled with an outdated superstition that every crime must be paid for regardless of exonerating circumstances. चाहे कोई भी circumstances हो, चाहे कोई भी effects हो, हर crime का payment होना चाहिए. On this line of reasoning, the logical conclusion of retributivism is a completely irrational and vindicative insistence on punishment for its own sake. तो एक तरीके से पूरा irrational है कि हम punishment सिर्फ sake of punishment के लिए दे रहे हैं, कि punishment देना है इसलिए punishment दिया जा रहा है, उसके benefits क्या हो रहे हैं, उसका effect क्या हो रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल focus नहीं किया जा रहा. The retaliatory character of the retributive justification is central to Kant's philosophy of punishment and is rooted in the ancient biblical doctrine of lex talionis, a standard line of defense against criticism that retributivism is rooted in the Old Testament morality of vengeance, from which we should long since have distanced ourselves, is that even in the original sources these maxims were intended to civilize rather than to urge vengeance. तो जो ओल्ड टेस्टामेंट को रेफर किया जाता है, बाइबल या रिलीजन को रेफर किया जाता है, इसके लिए
तो वो यही है, वो इसी बेसिस पर है, क्रिटिसिज्म इसी बेसिस पे है कि हमें हमारे अर्ज को, हमारे इंस्टिंक्ट्स को सिविलाइज करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। और कांट जो है वो रेट्रिब्यूटिविस्ट थ्योरी को जस्टिफाई कैसे करते हैं, उनकी फिलोसफी ऑफ पनिशमेंट जो कि उनकी डॉक्ट्रिन में है, लेक्स टैलियोनिस। द आइडिया इज दैट आई फॉर एन आई वाज अ जुडिशियल रूल एम्ड एट लिमिटिंग रिवेंज टू इन्फ्लिक्टिंग इक्विवेलेंट हार्म, दैट इज टू टेक नो मोर देन एन आई रादर देन इंसिस्टिंग दैट जस्टिस डिमांड्स द टेकिंग ऑफ रिवेंज। तो जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि आई फॉर एन आई जो है वो इसलिए नहीं है कि रिवेंज लिया जाए, कि कोई एक गलत काम हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स भी तुम्हारे साथ गलत, तुमने किसी को सफर कराया तो तुम्हारे साथ भी सफरिंग होगी, लेकिन इसका बेसिक मतलब आई फॉर एन आई का ये नहीं है, इसका बेसिक मतलब रिवेंज नहीं है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि जितनी सफरिंग तुमने इन्फ्लिक्ट करी है उससे ज्यादा सफरिंग तुम्हें वापस ना मिले। एक आय से ज्यादा तुम्हें, मतलब आय जो तुमने अगर आय लिया है तो आय से ज्यादा तुम्हें उसकी सफरिंग ना मिले, उसका वो ना हार्म ना मिले। इट हैज टू बी सेड दैट देयर इज लिटिल सपोर्ट फॉर दिस इंटरप्रिटेशन इन द रेलेवेंट पैसेजेस व्हिच डू सीम टू इंसिस्ट अपॉन responding punitively rather than urging restraint in the response. It is quite possible of course that both meanings can be intended simultaneously. Even on the softer interpretation, however, the question of whether the returning of like for like is really a moral response remains unresolved. Although appeals to intuition are frequent in this debate, they do not seem to take as much further because there is a deep intuitive conflict in this matter. तो इंट्यूशन को लेकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आते हैं। कुछ तो बोलते हैं कि इंट्यूशन यही बोलता है कि रिवेंज लेना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि इंट्यूशन जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ पॉइंट करता है, गुडनेस की तरफ पॉइंट करता है, तो इसलिए रिवेंज लेने से ज्यादा पॉइंट आउट करता है कि हमें उस क्राइम को कम करने की कोशिश करना है या ऑफेंडर को बेसिकली ठीक करने की कोशिश करना है। द रेट्रिब्यूटिव रिप्लाई दैट द पॉइंट ऑफ पनिशमेंट इज दैट इट सर्व्स द पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज मेंट बाय द रिस्पॉन्स दैट दिस इज अ पर्टिकुलर आउटडेटेड एंड सीवियर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस दैट इज इनअप्रोप्रिएट टू मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। तो यही क्रिटिसिज्म ये भी है कि मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ये रिवेंज लेने वाला जो पर्सपेक्टिव है ये सिविलाइजेशन या मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका है कि रिवेंज लेना है, आई फॉर एन आई। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स विद इंटेलिजिबिलिटी। तो अब एक हमने देखा मॉरल स्टेटस की, मॉरली जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम रेट्रिब्यूटिज्म के साथ है कि ये इंटेलिजिबल नहीं है। तो जो रेट्रिब्यूटिव एटीट्यूड है वो एक तो मॉरली रिएक्शनरी है कि सिर्फ हमारे रिएक्शन, हमारे इंस्टिंक्ट्स, रिवेंज लेने के फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। जो दूसरा मेजर वीकनेस जो क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं वो ये है दैट ऑल अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ सिस्टमैटिक एल्यूसिडेशन ऑफ इट्स की कॉन्सेप्ट्स हैव लेड ओनली टू डीपर मिस्टिफिकेशन। व्हाट डज इट रियली मीन टू से दैट अ क्रिमिनल डिजर्व्स टू सफर? डज इट मीन एनी मोर देन दैट वी बिलीव दे ऑट टू सफर फॉर इट? इफ सो, हाउ डज दिस ऑट मिस्टीरियसली अराइव फ्रॉम द फैक्ट और नेचर ऑफ द क्राइम? तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये कैसे आता है, नेचर ऑफ क्राइम से कैसे निकल के आता है कि क्रिमिनल जो है वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। The retributivist reply to this is complex. On the face of it, one might imagine it is easy to argue that desert-like acknowledgement or gratitude is essentially a retrospective concept and is intuitively intelligible as such. तो retributive कैसे आंसर करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक अच्छा काम करता है तो हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट करते हैं, वी एक्चुअली रियलाइज द फैक्ट एंड हम उसको रियलाइज करवाते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। इसी तरीके से अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो भी डिजर्व करते हैं पनिशमेंट, कि वो क्रिमिनल जो है वो डिजर्व करते हैं कि उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे अच्छे काम के लिए डिजर्व करते हैं लोग, बुरे काम के लिए भी दे डिजर्व। The difficulty that remains, however, is that of showing that it makes sense to say that either a moral right or an obligation to punish can be generated by the simple reflection what we commonly use this retrospective concept. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट से कैसे पनिशमेंट जो है वो कैसे बॉर्न हो जाती है, कैसे नीड फॉर पनिशमेंट बॉर्न होती है, कैसे नेचर ऑफ क्राइम में पनिशमेंट इंट्रिंसिकली या इनहेरेंट है उसके नेचर में, ये रेट्रिब्यूटिविस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मोर स्पेसिफिकली, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड द रेट्रिब्यूटिव क्लेम दैट द पनिशमेंट शुड फिट और मैच द क्राइम? क्योंकि रेट्रिब्यूटिविस्ट बोलते हैं कि जैसे क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट जो है वो क्राइम को मैच करना चाहिए। तो अब इसमें फॉरवर्ड लुकिंग लोग बोलते हैं कि मान लो किसी ने मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए आप मान लो डेथ का पनिशमेंट दे रहे हो, अ लाइफ फॉर लाइफ, तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि दिस इज एटलीस्ट इंटेलिजिबल। तो अब मान लेते हैं कि चलो मर्डर के तो फिर भी डेथ आपने दे दिया, पर अब किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने चोरी की है, तो फिर उसका कंपेंसेशन कैसे करेंगे, उसका हम इक्विवेलेंट पनिशमेंट कैसे निकाल कर आएंगे? रेप का, ट्रीजन का, धोखे का, फ्रॉड का, इन सब का इक्विवेलेंट पनिशमेंट हम कैसे निकाल के आएंगे? द आइडिया ऑफ इवन अ रफ करेस्पॉन्डेंस इन दिस सेंस बिटवीन अ क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट इज said to be of little practical value. Ultimately, it is argued the retributive language of desert is mere rhetoric to mask the absence ऑफ एन इंटेलिजिबल जस्टिफिकेशन। कि सिर्फ एक रेट्रोस्पेक्टिव चीज बोलना, एक रेट्रिब्यूटिव चीज बोलना कि अब वो डिजर्व करते हैं, वो जस्टिफाइड होता है, ये चीज गलत है। क्योंकि हम कैसे बोल दे रेप का क्या होगा, रेप का इक्विवेलेंट पनिशमेंट क्या होगा, ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें जो रेट्रिब्यूटिविस्ट होते हैं वो क्या रिप्लाई देते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें इंटेलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बात की जा रही है तो पनिशमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का फोकस किया जाता है। प्रपोर्शन के हिसाब से जितना क्राइम हुआ है उतने प्रपोर्शन का जो है वो पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये जो डिसप्रपोर्शन क्रिएट हुआ है, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, जो इस इनजस्टिस के कारण हुआ है, उसे हटाने के लिए एक प्रपोर्शनेट पनिशमेंट दी जाती है। तो जैसे कि अगर एक छोटे से चोरी को जैसे मान लीजिए पनिश करने के लिए उसका एक बहुत बड़ी अच्छी खासी रॉबरी से भी ज्यादा उसको पनिश करना है, ये अपने उसके पनिशमेंट नहीं है, अनजस्ट पनिशमेंट है। तो अगर हम ऐसे एग्जांपल से देखिए तो हम
सीरियसनेस ऑफ क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, वो हमें डेजर्ट को मैच करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट को मैच करना है कि जो क्रिमिनल है वो जिस तरीके से जो उसने क्राइम किया है वो उतने हिसाब की पनिशमेंट डिजर्व करे, ना कि ये देखना है कि जो क्राइम किया है उसी पनिशमेंट को मिलना चाहिए। अब इसके साथ दो प्रॉब्लम्स है। पहला कि हम क्रिमिनल ऑफेंसेस को कैसे डेजर्ट के हिसाब से देखें, कौन सा क्रिमिनल ज़्यादा डिजर्विंग, मतलब अगर जो सीरियसनेस की हम बात करें क्राइम की और हम क्रिमिनल की बात करें तो हम कैसे उनको स्केल करेंगे। जैसे कि दो हमारे पास जैसे क्राइम्स हैं यहाँ पर, एक है रॉबरी विथ वायलेंस, जिसमें एक रॉबरी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने गोली वोली चलाई है, वायलेंस करने की कोशिश की है। दूसरा एक नॉन वायलेंट क्राइम है जिसमें वायलेंस नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए था, उसका स्केल जो था वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी लंबे समय के लिए उसके वो है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है वायलेंट क्राइम, एक है नॉन वायलेंट क्राइम। लेकिन वायलेंट क्राइम के प्रोसीड्स इतने ज़्यादा नहीं थे जितने नॉन वायलेंट क्राइम के थे। तो अब इसमें हम इनको कैसे स्केल करेंगे, कैसे ग्रेड करेंगे सीरियसनेस के हिसाब से। सेकंड, अगर हम स्केल ऑफ डेजर्ट चलो कर भी लेते हैं कि ओके दिस क्रिमिनल इज मोर डिजर्विंग देन दिस क्रिमिनल इस पनिशमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक सिर्फ पनिशमेंट की सिवियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो लेवल ऑफ मीन जिसमें कि हम अगर हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो वो चीज़ सेटल नहीं हो पाती है। नॉट जस्ट फिक्स द रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम और द स्प्रेड ऑफ द स्केल। तो एक रेट्रीब्यूटिविस्ट उसके लिए क्या रिप्लाई कर सकता है कि द वेरी रिकग्निशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अमाउंट्स टू टैसिट एडमिशन दैट डेजर्ट इज द अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन। तो रेट्रीब्यूटिविस्ट बोलते हैं कि जब हम ये प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करें यहीं पर प्रूव हो जाता है कि हमारा डेजर्ट वाला जो है ना, डेजर्ट इज नॉट बेसिकली द रेगिस्तान वाला डेजर्ट और द स्वीट वाला डेजर्ट, इट इज डेजर्ट मीन्स द पर्सन डिजर्विंग इट। ठीक है, तो यही प्रूफ करता है कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रीब्यूशन ही पनिशमेंट देनी चाहिए। तो जो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट है वो रिप्लाई करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि प्रपोर्शन के हिसाब से हमें देना है, ये सिर्फ हमें जस्टिफिकेशन देता है कि कैसे कुछ क्राइम्स को हमें बाकी क्राइम से ज़्यादा सीरियसली ट्रीट करना है, और इस स्केल को माइट बी इजीली अप्लाई टू द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ डिसअप्रूवल और reprimand as to the institution of punishment. What this demonstrates, however, is that the justification is difficult, not that the idea of desert's justification is unintelligible. So that is what it is कि it is very difficult कि हम justification दे रहे हैं on the basis of ये, तो it is the problems with intelligibility. इसका सबसे वेग और सबसे मतलब सबसे वो वाला जो retributivist का वो है Hegel's theory of punishment. तो Hegel के जो terms हैं उनके Hegel के हिसाब से क्या है कि अगर जो भी क्राइम होता है ओके उसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है ना, व्हाट हीगल सेज इज कि वो पनिशमेंट जो है वो उस ऑफेंस को, वो उस क्राइम को एक तो लीगली और एक तो मॉरली कैंसिल आउट कर देती है, उस पनिशमेंट को एक तरीके से नलिफाई कर देती है, अनल कर देती है। तो फॉर हीगल द डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट इज अ स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ मॉरल ऑर्डर दैट हैज बीन चैलेंज्ड। क्योंकि क्या होता है जब भी एक क्राइम होता है तो मॉरल ऑर्डर सोसाइटी का डिस्टर्ब हो जाता है, उस मॉरल ऑर्डर को वापस से बैलेंस करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उस क्राइम की पनिशमेंट दे दी जाती है, जिससे कि जो मॉरल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था वो वापस से सेटल हो जाता है। तो यहाँ पे हीगल का कहना जो है, हीगल जब बोल रहे हैं कि नलिफाई हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्राइम जो है एकदम से गायब हो जाता है, क्राइम मेंटेन रहता है। लेकिन मतलब हुआ क्या है कि व्हेन हीगल सेज की पनिशमेंट जो है वो क्राइम को नलिफाई कर देता है, वो उसको अनल कर देता है या उसको कैंसिल आउट कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि पनिशमेंट दे देने से क्राइम गायब हो जाता है, क्राइम एग्जिस्ट करता है। लेकिन हीगल का मतलब है कि क्राइम करने की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है मॉरल ऑर्डर में या सोसाइटी में, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है उससे पनिशमेंट जो है उस मॉरल ऑर्डर को रिस्टोर कर लेता है, उस बैलेंस को रिस्टोर कर लेता है, इसीलिए पनिशमेंट जो है वो इसलिए होता है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम जो है वीकनेस एट्रीब्यूशन का, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ रैशनैलिटी। तो इसके अलावा साउंडनेस मोरालिटी और इंटेलिजिबिलिटी के अलावा एक प्रॉब्लम आती है रैशनैलिटी की, कि ये एक रैशनल बेसिस नहीं है जस्टिफिकेशन का। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिक्स है वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जा रही है वो किस बेसिस पे दी जा रही है, बस हमने एक रिवेंज के पर्पस पे दे दी, तो हम हमारे इंस्टिंक्ट्स को, जो रॉ इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारे इमोशंस है, बस हम उसके बेसिस पे यहाँ पे पनिशमेंट दे रहे हैं। तो स्टेट की कोई राइट और ड्यूटी नहीं है, लेकिन हमने क्या करा है, हमको सिर्फ रिवेंज लेना है, इसी वजह से हमने पनिशमेंट दे दी। तो ये हमारे इमोशंस के कारण है, हमारे हाई इमोशंस के कारण, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे कि क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, हमने रिवेंज ले लिया, इससे कोई भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकल के नहीं आ रहे, कोई बेनिफिट निकल के नहीं आ रहे। चाहे जो पनिशमेंट दी जा रही है वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पनिशमेंट देना जरूरी है। तो जो पनिशमेंट है, मतलब कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट का कहना है कि जो रेट्रीब्यूटिविज्म के थ्रू हम पनिशमेंट देते हैं वो इमोशनल रीजंस की वजह से देते हैं, इंस्टिंक्चुअल रीजंस की वजह से देते हैं, बदला लेने की भावना की वजह से देते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट और हेट्रेड, जबकि हमें करना क्या है, हमें हमारे इंस्टिंक्ट्स को सिविलाइज करना है, हमें हमारे इंस्टिंक्ट्स को काम डाउन करना है, और हमें प्रॉपर पनिशमेंट देना है बाय द बेसिस जिससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आओ।
अब इससे जो रेट्रीब्यूटिविस्ट है वो दो आंसर्स देते हैं, या तो वो ये एक्सेप्ट कर ले कि मतलब दो तरीके हैं जिससे रेट्रीब्यूटिविस्ट आंसर कर सकते हैं। यहाँ तो वो ये एक्सेप्ट कर ले कि रेट्रीब्यूटिविज्म जो है वो रैशनल नहीं है लेकिन मॉरली एग्रीएबल है, या फिर वो ये कर ले, या फिर वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मॉडल है उसको रिजेक्ट कर ले रैशनैलिटी का, एंड आर्ग्यू दैट अ रैशनल अकाउंट ऑफ रेट्रीब्यूटिविज्म कैन बी गिवन। तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रैशनैलिटी का मॉडल देते हैं उस पूरे मॉडल को रिजेक्ट करके अपना एक रेट्रीब्यूशन का रैशनैलिटी का मॉडल दे दें, या फिर वो ये कर ले कि वो रैशनैलिटी को रिजेक्ट करके ये बोल दे कि रेट्रीब्यूटिविज्म भले ही रैशनल नहीं है लेकिन मॉरली अग्रीएबल है। तो पहले अप्रोच में ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो इमोशंस हैं वो एक्चुअली कंट्रोल होते हैं, चैनल होते हैं बाय द लॉ, क्योंकि जो पनिशमेंट मिल रही है वो बाय लॉ पनिशमेंट मिल रही है, तो इसलिए इमोशंस के कंट्रोल्ड तरीके से बाय लॉ पनिशमेंट दी जाती है, और इसी वजह से रेट्रीब्यूटिविज्म के थ्रू जो पनिशमेंट मिल रही है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। सो तो इट साइकोलॉजिकली एंड मॉरली इट इज़ रियलिस्टिक। तो वो रेट्रीब्यूटिविस्ट जो बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकली और मॉरली रियलिस्टिक चीज़ें हैं, एंड ये क्या करते हैं कि जो ऑफकोर्स जो अगर कोई क्राइम हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ अनजस्ट हुआ है, दैट पर्सन विल फील एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। तो ये विद द हेल्प ऑफ लॉ उन फीलिंग्स को भी रेस्ट करने की कोशिश करता है, उन फीलिंग्स को पुट टू रेस्ट करवाता है। तो साइकोलॉजिकली एंड मॉरली देखा जाए तो रेट्रीब्यूशन इज द करेक्ट वे एंड इट्स द जस्टिफाइड वे। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को के मॉडल को हटा के अपनी रैशनैलिटी का मॉडल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इट इज इनसफिशिएंट दो क्वाइट करेक्ट टू पॉइंट आउट दैट रेट्रीब्यूटिविस्ट डू नॉट लैक रीजंट आर्गुमेंट्स। द क्वेश्चन इज अबाउट द बेसिस ऑफ दीज आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर रैशनैलिटी मीन्स थिंकिंग। रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्सिक्वेंसेस के टर्म्स में सोच रहे हो तो वो जो है वो फिर रैशनल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉन कॉन्सिक्वेंशियल हो तो आप इरेशनल हो गए। ऑन द अदर हैंड इट्स मीनिंग इज वाइडर एंड दिस। रैशनैलिटी का मतलब और भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग तो आप सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस का सोच रहे हो, वही रैशनैलिटी है। तो ऑन द अदर हैंड इंक्लूडिंग retrospectivist thinking in terms of pre-existing rights and the duty to respect them for their own sake। तो रेट्रीब्यूटिविज्म के हिसाब से रैशनैलिटी क्या है, जो हमारे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग राइट्स है तो उनके बारे में भी सोचना है और उन्हें फुलफिल करना है। Now let's say modifications and compromise। मॉडिफिकेशंस और कॉम्प्रोमाइज जो है इसमें बेसिकली हमें तीन अप्रोच देखने को मिलते हैं, जिसमें हम एक मिक्स्ड थ्योरी देखते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटलिज्म और रेट्रीब्यूटिविज्म तीनों का मिक्स हमें देखने को मिलता है। तो तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर है मिक्स थ्योरी के। इसमें से पहला है कि बेसिक जस्टिफिकेशन हम रेट्रीब्यूटिविज्म के थ्रू देख सकते हैं, और इसमें सोशल पॉलिसी की डिमांड्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच भी देख सकते हैं। दूसरा है कि हम इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच को बेसिस बनाते हैं जस्टिफिकेशन देने के लिए, और उसमें से एक से ज़्यादा हम रेट्रीब्यूटिविस्ट प्रिंसिपल्स का कंसेशन कर दें। तीसरा जो है वो है और रैडिकली इनोवेटिव इज दैट द बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन इज एक्सटेंडेड अक्रॉस बोथ एरियाज। दोनों एरियाज से हम उसको जस्टिफिकेशन को इंक्लूड करें, तो बोथ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सोशल वैल्यू आर नेसेसरी कंडीशंस बट नीदर अलोन इज सफिशिएंट। तो एक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटलिज्म को नेसेसरी बना दे एंड जैसे रेट्रीब्यूटिविज्म को सफिशिएंट बना दिया। एक है हम इसमें रेट्रीब्यूटिविज्म को सफिशिएंट बना के इंस्ट्रूमेंटलिज्म को रेट्रीब्यूटिज्म को नेसेसरी बना के इंस्ट्रूमेंटलिज्म को सफिशिएंट बना दे, और एक है कि हम दोनों को ही नेसेसरी बना दें और किसी एक को सफिशिएंट मतलब दोनों को नेसेसरी बना दें कि दोनों का होना जरूरी है, सिर्फ किसी एक का होना इनसफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक रेट्रीब्यूटिविज्म। द फर्स्ट ऑप्शन हैज बीन वेरी पॉपुलर वन। व्हाट द मॉडरेशन ऑफ रेट्रीब्यूटिविज्म इन्वॉल्व्स इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैक्सिमम वर्जन insisting on both the right and duty of the state to punish and a minimum version that relinquishes the duty insisting only on the prior right to punish and the forfeiture by the criminal of the right not to be punished. The main advantage of this is that it avoids the range of criticism relating to its moral status। तो जो हम रेट्रीब्यूटिज्म के साथ बोलते हैं प्रॉब्लम की ये तो मॉरली डिफेंसिबल नहीं है, मॉरली एग्रीबल नहीं है, ये उन प्रॉब्लम्स को हटा देता है जिसमें कि मैक्सिमम वर्जन में हम रेट्रीब्यूटिज्म की देखते हैं कि स्टेट की राइट भी है, ड्यूटी भी है। जो मिनिमम इंटरप्रिटेशन है उसमें स्टेट की ड्यूटी के बारे में नहीं, सिर्फ स्टेट की राइट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट का राइट है पनिश करने का। जो मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन है वो क्लियरली कांशियन इंसिस्टेंस से है, तो वो है ट्रेडिशनल वर्जन। तो जो ट्रेडिशनल वर्जन है रेट्रीब्यूटिज्म का उसमें मैक्सिमम वर्जन फॉलो होता है। वो मैक्सिमम वर्जन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक तरीके से, क्योंकि उसमें रेट्रीब्यूटिज्म जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कांट का इंसिस्टेंस है इसके ऊपर कि इट इज़ ऑन दी सोलम ड्यूटी टू एग्जीक्यूट एवरी लास्ट मर्डर, कि ये स्टेट की ड्यूटी है और ये ड्यूटी है कि वो फॉलो करना है कि हर क्रिमिनल को हटाना है। और हीगल की जो थ्योरी है कि पनिशमेंट जो है वो क्राइम को अनल कर देता है, वो क्राइम को नलिफाई कर देता है, वो भी मैक्सिमम वर्जन है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेट्रीब्यूटिविज्म का एक वर्जन है। तो ये जो दोनों ट्रेडिशनल यूज है रेट्रीब्यूटिविज्म के, ये उसके स्ट्रॉन्ग वर्जन है, वो स्ट्रॉन्ग रेट्रीब्यूटिविज्म की बात करते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास एक ये भी आइडिया है, एक ये भी तरीका है कि हम रेट्रीब्यूटिविज्म को मिनिमम वर्जन में लेकर आए कि वीक रेट्रीब्यूटिविज्म जिसको हम बोल सकते हैं. Now there is certainly some plausibility in arguing that the minimal thesis is more in line with actual practices. The commuting of sentences and reprieve, the royal prerogative of mercy, the powers of the Home Secretary, judicial discretion and the mitigation of severity of insistence of sentence have played a prominent role in the history of. तो अगर हम practical consequences में देखें तो strong retributivism के साथ जो थोड़ा सा मिनिमल रेट्रीब्यूटिविज्म हमें देखने को मिलता है. तो flexibility and mitigation of sentence tend to be desert based, focuses on degrees of responsibility rather than consequentially. So एक तरफ जरूर है कि हमारे पास practical consequences में अगर हम practically लाइफ में देखें तो practical लाइफ में basically जो retribution है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्टेट की राइट है, ड्यूटी है टू पनिश द क्रिमिनल, और कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर थोड़ा कम फोकस करते हैं. अब हम देखते हैं लेक्स टैलियोनिस और अनफेयर एडवांटेज. ये बहुत छोटा और सिंपल सा टॉपिक है. इट इज बेसिकली लेक्स टैलियोनिस का मतलब है कि कांट इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि not only can't but yes, what they are trying to point out is that जो retribution है उसमें क्या होता है, लेक्स टैलियोनिस का मतलब कि एक जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है, वो क्या करता है, किसी भी क्राइम को कमिट करके, किसी लॉ को ब्रेक करके अपने आप में एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट कर लेता है. क्योंकि अनफेयर एडवांटेज कैसे, बाकी सिटीजन्स जो है वो भी रूल्स के साथ प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन जो क्रिमिनल है वो अपने आप से वो रूल्स ब्रेक करके उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कि ऐसा कैसे बाकी सब लोग बिना रूल्स ब्रेक करे जी रहे हैं और तुम रूल्स ब्रेक करके यू आर लिविंग पीसफुली. तो उस अनफेयर एडवांटेज को हटाने के लिए पनिशमेंट दी जाती है ताकि जो अनफेयर एडवांटेज एक ऑफेंडर ने क्रिएट किया है सोसाइटी में उसको हटा सके. सो दैट इज व्हाट इज द थ्योरी ऑफ अनफेयर एडवांटेज. कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कॉम्प्रोमाइजेस, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो कि बेसिस में अगर हम बेसिक असम्पशन देखें तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, लेकिन वो जो है बेसिकली इसलिए डिजाइन है ताकि वो रेट्रीब्यूटिविज्म के साथ भी जस्टिफिकेशन को कंबाइन कर सके. इसमें से दो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, एक है रॉल्स की और एक है HLA हार्ट की. रोल जो है वो दो चीज़ों के बारे में डिस्टिंक्शन करने का बोलते हैं, एनी प्रैक्टिस और सिस्टम ऑफ रूल्स एज सच एज गेम गवर्निंग असेंबली और द इंस्टीट्यूशन ऑफ पनिशमेंट एंड अ पर्टिकुलर एक्शन फॉलोइंग अंडर दीज रूल्स. तो एक है कि पूरा प्रैक्टिस है, सिस्टम ऑफ रूल जैसे कि पूरा गेम, और एक है उस गेम में रहते हुए अगर कोई मूवमेंट, अगर कोई एक्शन किया जाता है. तो जस्टिफाइंग अ प्रैक्टिस रोल्स आर गिव्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जस्टिफाइंग एनी ऑफ इट्स इंस्टेंसेस. कि हम एक पूरे गेम की बात कर रहे हैं और गेम में किसी एक मूव की बात कर रहे हैं. तो जो हम पूरे पनिशमेंट का जो सिस्टम है, वी आर डिटर्मिनिंग इन द इनिशियल पर्पस ऑफ सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशंस एंड पनिशिंग एनीबडी एट ऑल. तो इट कैन ओनली बी जस्टिफाइड इन यूटिलिटेरियन टर्म्स आर फर्दरिंग इन सम वे इंटरेस्ट ऑफ द society. Nobody, he believed, would want to argue that the very purpose of punishment was to match wrongdoing and suffering with a particular instance of punishment. By contrast, the conviction and sentencing of an individual lawbreaker can only be justified in terms of the individual guilt or the fact that he has broken the rules of practice. तो एक दो चीज़ें, एक तो पूरा के पूरा सिस्टम ऑफ पनिशमेंट और एक है एक इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ दैट पनिशमेंट जिसमें हम उस इंडिविजुअल की गिल्ट की बात कर रहे हैं. तो what Rawls was arguing that was that it would be inappropriate to try to justify any such punitive action in forward-looking consequentialist terms. While the legislature laying down the law looks to the future, तो Rawls क्या कह रहा है कि जो एक लॉ बना रहा है वो हमेशा फ्यूचर की तरफ लॉ देख के बनाता है कि ये लॉ जो है वो फ्यूचर में भी अपहोल्ड रह सके विद द चेंजिंग टाइम्स. लेकिन जो एक जज है वो हमेशा पास्ट की तरफ देखते हैं, वो हमेशा पास्ट लॉज जो ऑलरेडी बन चुके हैं, पास्ट केसेस जो हो चुके हैं, पास्ट जजमेंट्स जो हो चुके हैं, उनकी तरफ देख के फिर जजमेंट्स बनाता है. So Hart's starting point is similar to that of Rawls, and that he distinguishes between a general justifying game behind punishment and the specific principles of justice. तो Hart जो है वो भी एक तरीके से दो चीज़ों के बारे में, एक है जनरल जस्टिफिकेशन पनिशमेंट का कि पूरी की पूरी पनिशमेंट एज अ सिस्टम, एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में देखना, और फिर एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ पनिशमेंट को देखना. तो वो हार्ट जो है वो रिट्रीब्यूशन को रिजेक्ट करते हैं कि उसका जनरल एम जो है वो ऑपरेशन ऑफ फ्यूटिलिटी है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की पूरी सोसाइटी में जस्टिस हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और उसको ताकि वो मेंटेन रहे उसके लिए पनिशमेंट, उसके लिए क्राइम का हटना जरूरी, क्रिमिनल का हटना जरूरी है. तो वो बेसिकली रेट्रीब्यूटिविस्ट जो है वो उसको डिनाई करते हैं. दिस ही डिस्क्राइब्स एज retribution in distribution which he finds morally defensible. The main feature of this retributive justice is the requirement that guilt is the necessary condition of punishment. कि उस punishment के लिए हर individual का guilt होना जरूरी, कि उसका basically that person should feel guilty of doing that crime. So one of Hart's central theme is the need to untangle the conceptual confusion caused by utilitarians and retributivists alike in failing to see the distinction between the general justifying aim and the principles constrained upon it. Both Rawls and Hart worked on the assumption that if the implications of these conditions could be made clear, only the most intransigent of old-fashioned retributivists could fail to see that the justifying aim must be consequentialist, especially given the recognition of the real pace of retributivist principles in place of punishment. और Hart and Rawls का दोनों का argument था वो consequentialist view के साथ ज़्यादा था rather than retributivist.